एक सुंदर परिधान को सिलने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं। माप लेने और उसके अनुसार कपड़े काटने के बाद हमें विभिन्न प्रकार के टांके की मदद से विभिन्न टुकड़ों को एक साथ सिलाई करने की आवश्यकता होती है। कपड़े के दो या दो से अधिक टुकड़ों को सुई और धागे की सहायता से आपस में जोड़ना। धागे की सुई को कपड़े के दो टुकड़ों में ऊपर और नीचे ले जाकर सिलाई करना एक सिलाई है। सुई के माध्यम से केवल आवश्यक मात्रा में धागे को थ्रेड करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए ताकि टांके बनाते समय यह उलझ न जाए। किसी भी अन्य पेशे की तरह सिलाई के भी कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांत हैं जिनका पालन करना नितांत आवश्यक है, और इनमें से कुछ नियम निम्नलिखित हैं। परिधान बनाने के लिए आगे बढ़ने से पहले बुनियादी टांके के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि कपड़े के कटे हुए टुकड़ों को एक परिधान में बनाने के लिए उन्हें टांके की मदद से चिपकाना होता है। आज बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। उन सभी को सफलतापूर्वक सिलाई करने में सक्षम होने के लिए हमें उन्हें अस्थायी रूप से एक साथ रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए नायलॉन का कपड़ा, रेशम आदि। कभी कभी मूल टांके का उपयोग हेमिंग जैसे परिधान को साफ सुथरा खत्म करने के लिए किया जाता है। टांके के प्रकार अस्थायी टांके वे होते हैं जिनका उपयोग कपड़े के दो टुकड़ों को ढीले ढंग से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टुकड़े एक साथ फिट हों। दांत सही बिंदुओं पर दिखाई दे रहे हों। ये टांके कपड़े को सिलने के बाद खोले जाते हैं। ये सिलाई करते समय टुकड़ों को जगह पर रखने में भी मदद करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बस्टिंग स्टिच। इसका उपयोग कपड़े के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सिलाई करते समय फिसलन वाली सामग्री को एक साथ एक सीधी रेखा में रखने में मदद करता है। यहाँ तक बस्टिंग भी। सभी टांके समान लंबाई के होते हैं। यह ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए समान दूरी पर समान मात्रा में धागा लेकर प्राप्त किया जाता है। असमान बस्टिंग। सभी टांके अलग अलग दूरी पर होते हैं लेकिन एक ही लंबाई के होते हैं, यानी ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए गए धागे की लंबाई समान होती है लेकिन एक दूसरे से अलग दूरी पर होती है। जिगजैग बस्टिंग। जब कपड़ा फिसलन वाला हो या अस्तर का कपड़ा संलग्न करना हो तो इस जिगजैग सिलाई का उपयोग दो टुकड़ों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। धागे के निशान। यह एक प्रकार की अस्थायी सिलाई होती है जिसे कपड़े की सिलाई के बाद हटा दिया जाता है। इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां आप कपड़े को चिह्नित करने के लिए पेंसिल या चाक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत ढीले तरीके से सिल दिया जाता है। एक सिलाई छोटी होती है और अगली एक बड़ी होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन कपड़ों पर किया जाता है जहां अंतिम फिटिंग से पहले कई परीक्षणों आदि की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर एक डबल धागे से बनाया जाता है, लेकिन हमेशा एक डबल लेयर वाले कपड़े पर बनाया जाता है। टांके एक दूसरे से सटे हुए हैं, ढीले तरीके से बनाया गया। सुई को एक निर्धारित दूरी से बाहर निकाला जाता है और फिर उसी स्थिति में डाला जाता है और फिर धागे में एक निश्चित ढीलेपन के साथ दूसरी सिलाई की जाती है। स्थायी टांके हेमिंग लगभग हर परिधान पर इस्तेमाल किया जाता है। एक साधारण चलने वाली सिलाई से भी बदला जा सकता है, लेकिन एक परिधान की सुंदरता बढ़ाने के लिए हेमिंग का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण सिलाई के रूप में किया जाता है। यह परिधान के दाहिनी ओर लगभग अदृश्य है और गलत तरफ बहुत छोटे टांके हैं। विधि। जैसे सुई में एक ही धागा डाला जाता है और कपड़े का बहुत छोटा सा किनारा लिया जाता है या मुड़ी हुई सतह से एक ही कतरा लिया जाता है। एक साफ किनारे और परिष्कृत स्पर्श देने के लिए सुई को एकल स्ट्रैंड के माध्यम से और कपड़े की सतह के माध्यम से पारित किया जाता है। आस्तीन, गर्दन, स्कर्ट आदि पर उपयोग किया जाता है। स्लिप हेम।
साधारण हेमिंग के समान, लेकिन टांके एक दूसरे से थोड़ी दूर पर लिए जाते हैं। यह आमतौर पर रेशम, नायलॉन आदि जैसे फिसलन वाली सामग्री पर उपयोग किया जाता है। विधि: जैसा कि नाम से पता चलता है, यह सिलाई हेमिंग के समान है, लेकिन अधिक पार्श्व फिसलने की स्थिति में है। कफ, नेकलाइन आदि खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3. संकीर्ण हेम: टांके एक साथ बहुत करीब से लिए गए, आमतौर पर पुरुषों के कपड़ों जैसे शर्ट, कोट आदि को खत्म करने के लिए इसे बहुत मजबूत माना जाता है। विधि: एक ही धागे का उपयोग करके टांके एक साथ बहुत करीब से लगाए जाते हैं। टर्न इन और बाकी परिधान में सुई को अंदर और बाहर ले जाने की इस पद्धति का उपयोग करके टर्न इन पार्ट को मजबूती से सिला जाता है। 4. अंधा हेम: जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह सिलाई नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य है। साफ सुथरी फिनिश देने के लिए इसे बहुत सावधानी से करना पड़ता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों के परिधान में प्रयोग किया जाता है। विधि: मुड़े हुए भाग को परिधान के मुख्य भाग से इतनी बारीकी से सिला जाता है कि एक बार में केवल एक ही धागा लिया जा सके, जिससे यह लगभग अदृश्य हो जाए। 5. लुढ़का हुआ हेम: ठीक सामग्री पर प्रयुक्त रोल्ड हेम का उपयोग करके साड़ियों के किनारों, रीलों के किनारों, पफ स्लीव्स आदि को समाप्त किया जाता है। विधि: साधारण हेमिंग के समान, लेकिन कपड़े की एक सीधी पट्टी लेने के बजाय भाग में प्रवृत्ति के रूप में अंगूठे और तर्जनी के बीच एक छोटा किनारा घुमाया जाता है और सिलाई को अंदर की सतह पर लगाया जाता है। 6. सर्कुलर हेम: केवल एक प्रकार का हेम, लेकिन बायस कट कपड़े पर इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को बायस कपड़े पर सीधे किनारे को मोड़ने की आवश्यकता होती है, तो ऐसा करना मुश्किल होता है। जब यह सिलाई काम आती है, छाता कट फ्रॉक आदि पर इस्तेमाल किया जाता है, जब परिधान का किनारा हमेशा पूर्वाग्रह पर काटा जाता है। विधि: बायस कटे कपड़े को एक बार अंदर घुमाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जितना कपड़ा मोड़ना है, उसे घुमाया जाता है और एक अस्थायी सिलाई को ढीला कर दिया जाता है। फिर धागे को थोड़ा खींचा जाता है ताकि छोटी छोटी चीजें इकट्ठा की जा सके। फिर इकट्ठा को फैलाया जाता है और फिर जगह में घेर लिया जाता है। 7. फाइन रनिंग स्टिच: इस स्टिच के केवल बारीक डॉट्स को परिधान के दाईं ओर से देखा जा सकता है। मुख्य रूप से साड़ी के किनारों जैसे महीन कपड़ों को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। विधि: सुई को पूर्व निर्धारित दूरी से निकाल लिया जाता है, वो स्थान जहां से सुई निकलती है, फिर उस बिंदु को निर्धारित करती है जहां से अगले सिलाई के लिए धागे का एक कतरा उठाया जाता है। इस सिलाई को खोलते समय परिधान के आकार को ध्यान में रखना होगा। 8. पैडिंग स्टिच: कपड़े की परतों को सेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मुख्य रूप से कोट में प्रयोग किया जाता है। विधि: एक कोण पर रखें, यह सिलाई एक अस्थायी सिलाई जैसा दिखता है। पहली पंक्ति को एक निश्चित कोण पर लिया जाता है और अगली पंक्ति में कोण विपरीत दिशा में लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे सिलाई खड़ी है। 9. SAARJOO: उन सामग्रियों में उपयोग किया जाता है जहां कपड़े के तार निकलते हैं। इन मामलों में परिधान सिला नहीं जाता है। ट्राइकोट, ट्राउजर आदि में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिलाई आमतौर पर नहीं खुलती है। इसका उपयोग कपड़ों में भाता रखने के लिए किया जाता है। विधि: सुई में एक धागे के साथ प्रयोग किया जाता है। सुई को एक कोण पर निकाला जाता है। टांके एक दूसरे से कुछ दूरी पर लिए जाते हैं और ढीले रखे जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धागा खींचते समय धागा बाहर न आए। 10. बैक स्टिच: हाथ से बने स्टिच का उपयोग करके कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उस समय से किया जा रहा है जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसमें अधिक लचीलापन होता है और यह बहुत मजबूत होता है।
इस सिलाई को बायस कपड़े पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग चूड़ीदार पजामे पर होता है। सिलाई इसके दाएं और गलत पक्ष से अलग होती है। विधि: कपड़े के 2 टुकड़ों के किनारे पर एक क्रीज बनाई जाती है जिसे एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऊपर और नीचे एक छोटा सा मार्जिन लिया जाता है और छोटे टांके को एक साथ लिया जाता है। 11. बटन होल सिलाई के व्यापार में अत्यंत महत्व, क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी प्रकार के वस्त्रों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर किया जाता है। पहनने और उतारने में आसानी के लिए परिधान पर कहीं एक उद्घाटन रखने की आवश्यकता है। इस तरह के अधिकांश उद्घाटन बटन होल टांके की मदद से बंद कर दिए जाते हैं। बटन का छेद हमेशा ऊपर के हिस्से पर बना होता है। बटन होल को खत्म करने के लिए बटन होल स्टिच का उपयोग किया जाता है। इसे कपड़े की 2 या 2 से अधिक परतों पर बनाया जाता है। बटन के छेद में एक तरफ थोड़ा सा वक्र होता है, जिसे पंखे के रूप में जाना जाता है, और दूसरी तरफ एक किनारे को बार के रूप में जाना जाता है। विधि: पहले प्रत्येक बटन होल के बीच की दूरी चुनें। फिर बटन के व्यास को ध्यान में रखते हुए कपड़े में छेद करने के लिए कैंची की नोक का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नहीं ढीले तार बाहर आते हैं। किनारे को एक अस्थायी सिलाई के साथ समाप्त करें। बटन होल को हमेशा ग्रेन लाइन की दिशा में ही काटें। फिर एक सिंगल थ्रेड का उपयोग करके एक बटन होल सिलाई के साथ किनारे को खत्म करें। एक प्रकार की चेन स्टिच बनाने के लिए पंखे की तरफ थोड़ा अतिरिक्त तनाव रखते हुए बटन होल समाप्त होने के बाद नीचे दबाया जाता है। 12. हुकाई एक बटन और बटन होल के अलावा अन्य तरीकों से एक उद्घाटन बंद किया जा सकता है। इन्हीं में से एक है हुक एंड आई। विभिन्न उद्देश्यों और पतलून या ब्लाउज जैसे कपड़ों के अनुरूप विभिन्न आकारों के हुक उपलब्ध हैं। हुक आमतौर पर बेल्ट के किनारे के पीछे आधा बिंदु तय किया जाता है। यह बटन होल सिलाई का उपयोग करके तय किया गया है। यह 2 किनारों से नीचे और एक बिंदु ऊपर से धनुष की तरह तय होता है। बटन होल स्टिच का उपयोग करके हाथ से धागे से बनी आंख के साथ साधारण हुक का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। पतलून के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े हुक आमतौर पर धातु की तैयार आंख के साथ आते हैं, जिसे बटन होल सिलाई का उपयोग करके भी चिपका दिया जाता है। 13. प्रेस बटन ये धातु के बटन होते हैं जिनमें एक भाग में छेद होता है और दूसरे भाग में छेद में फिट होने के लिए एक कील होती है। नाखून वाले हिस्से को हमेशा ऊपर और नीचे वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखा जाता है। इसे बटन होल स्टिच का उपयोग करके भी चिपका दिया जाता है। 14. बटन बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बटन इस मायने में भिन्न होते हैं कि उनमें छेदों की संख्या अलग अलग होती है, 2 या 4। उन्हें ठीक करने की विधि समान रहती है। वो स्थान जहां बटन को ठीक करने की आवश्यकता है निर्धारित किया जाता है और फिर सुई को पहले एक से निकाला जाता है और फिर दूसरे को बटन को ठीक से ठीक करने के लिए निकाला जाता है। सिलाई में थोड़ा ढीलापन होना चाहिए ताकि बटन को बटन के छेद से आसानी से गुजारा जा सके।